चलिए, तो हम बता रहे थे कि पृथ्वी में चुंबकत्व आया कैसे, ठीक है ना। और जैसे हम बता रहे हैं उससे पहले भी पृथ्वी में चुंबकत्व के बारे में, पृथ्वी का चुंबकत्व जिसको हम भू चुंबकत्व भी बोलते हैं या पार्थिव चुंबकत्व के नाम से जानते हैं। जैसे अभी का क्वेश्चन है कि पृथ्वी में चुंबकीय गुण आता कैसे। ठीक बहुत साल पहले यही क्वेश्चन उठा था जनता के बीच में, तो इसका जवाब देने सबसे पहले आए थे कौन, क्या नाम था उनका, सर विलियम गिलबर्ट। गिलबर्ट ने कहा कि देखिए, इनसे पूछा गया कि आखिर पृथ्वी में ये गुण आया कहाँ से, पृथ्वी भी चुंबक जैसा व्यवहार कैसे करती है, क्यों करती है। तो इसके बारे में सर विलियम गिलबर्ट ने अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए और जनता को बेवकूफ मानते हुए एक अच्छा तर्क दिया। और उन्होंने कहा कि पृथ्वी में जिस प्रकार ये एक क्षण चुंबक है, उसी प्रकार पृथ्वी में बहुत बड़ी एक क्षण है, यानी चुंबक वाला है। जैसे चुंबक होता है ना, मैग्नेट, जिसको बार मैग्नेट कहते हैं, तो ऐसा पृथ्वी के अंदर बहुत बड़ा मैग्नेट है। और इसी मैग्नेट के कारण पृथ्वी में चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिससे पृथ्वी का नॉर्थ और साउथ डिसाइड होता है, ऐसा बोला गया। लेकिन तुरंत उनका बात काटे, और इनके काटने वाले में एक और वैज्ञानिक थे, ग्रेगर से नाम था, या फिर इसको हम ग्रेवर कहते हैं, हालांकि नाम ग्रावर है, ठीक है ना, ग्रावियर है ना, इसको हम ग्रेवर बोलेंगे, ग्रेवर। मतलब जब इनसे पूछा गया तो ये पहले इनके तर्क को काटे और बोले कि देखिए, पृथ्वी में जो होता है ना, पृथ्वी में आप बोल रहे हैं कि बड़का सा क्षण चुंबक है, तो सबसे पहला बात है, क्या लिख रहे हैं हम, सबसे पहली बात है कि पृथ्वी के अंदर बहुत ज़्यादा तापमान होता है। और चुंबक जब भी चुंबक जब गर्म हो जाता है तो उसकी चुंबकीय शक्ति खत्म हो जाती है। यानी कि अगर चुंबक है, ये चुंबक जैसे काम करता है, इसको हम गर्म कर देंगे ना तो इस सटवे नहीं करेगा, अपना चुंबकत्व गुण खो देगा। तो वो उस इनके बात को काटे, सर विलियम के बात को, और बोले कि यदि पृथ्वी में एक क्षण है तो पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान बढ़ता है कि घटता है, बढ़ता ना, पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा, ठीक है ना। तो अंदर जाए तो तापमान बढ़ेगा, तो चुंबक धीरे धीरे अपना चुंबकत्व तो क्या करेगा, खो देगा। तो यानी कि आपका जो तर्क है वो एकदम का फिजूल है, गिलबर्ट नाम है, गिरा हुआ बात मत कीजिए, काट दिए इनके बात को। और ये अपना सिद्धांत के देखिए क्या होता है कि अंदर का जो क्षण चुंबक वाली बात कर रहे हैं आप, तो उसमें धातु होती है, और धातु जो होती है वो गर्मी के कारण, टेम्परेचर के कारण किस अवस्था में होती है, तो ये द्रवित अवस्था में होती है, द्रव की अवस्था में, यानी पिघली अवस्था में होती है। और पिघली अवस्था में अगर द्रव होती है तो क्या करती है, पृथ्वी क्या करती है, नाचती है। और पृथ्वी नाचती है तो उसके साथ साथ वो द्रव अवस्था वाले वो भी क्या करेंगे, वो भी नाचेंगे। जिस प्रकार अगर बाल्टी में आप पानी रखते हैं और आप हाथ उसमें डाल के ऐसे नाचाते हैं तो देखिएगा पानी क्या करता है, नाचता है ऐसे, ठीक है, पानी भी नाचने लगता है। और पानी नाचने लगता है तो देखना ये ऊपर ऊपर आने लगता है पानी। इनका तर्क था ग्रेवर का, ये बोल रहे थे कि पृथ्वी में जो द्रवित अवस्था में धातु होते हैं वो गति करते हैं, पृथ्वी गति करता है, उसके साथ साथ वो भी गति करता है, ठीक। वो मतलब पृथ्वी अगर नाचेगा तो उसमें पानी है तो वो भी नाचेगा ना, तो वो भी पानी द्रवित अवस्था में धातु है और ये नाच रहा था। और धातु किससे बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। और मुक्त रूप में इसमें क्या चीज होती है, मुक्त अवस्था में क्या होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन होती है। इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। अब आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन की गति से क्या चीज उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन के निश्चित प्रवाह को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और 1820 में एक हमारे फेवरेट है कौन, ऑस्ट्रियन, क्या बता के गए हैं, जहां भी विद्युत धारा उत्पन्न होती है वहां पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है ना। मतलब इनका तर्क कुछ तरीके से सही जा रहा था। ये बोल रहे थे कि पृथ्वी के अंदर धातु द्रवित अवस्था में होती है और पृथ्वी के गतिशील होने के कारण ये धातु गति करते हैं, इनके कौन द्रवित अवस्था में वो भी गति करते हैं। और द्रवित अवस्था में धातु है मतलब कि इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन गति करता है, इलेक्ट्रॉन की गति को ही बोलते हैं विद्युत धारा। और विद्युत धारा चारों तरफ क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो कि ऑस्ट्रियन बताया था। तो इनका तर्क लगभग सही जाता है। तो पृथ्वी में चुंबकत्व गुण का किस कारण से माना जाएगा, तो हम बोलेंगे, पूछा जाएगा पृथ्वी में चुंबकत्व गुण है, इसकी पुष्टि कौन करता है। तो इसकी पुष्टि करने के लिए एक थ्योरी है जिसके बारे में ग्रेवर ने बताया है कि पृथ्वी के अंदर धातु जो होती है वो द्रवित अवस्था में होती है, द्रवित अवस्था में होते हुए यह गतिशील होती है, और इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिशील होने के कारण विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, और विद्युत धारा अपने चारों तरफ
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इससे पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना, ये पता चल जाता है। अब एक और बात है, चलिए ठीक है, पृथ्वी में चुंबकत्व गुण उत्पन्न होता है, ये तो हमको पता चल गया। कैसे पता चलेगा कि हाँ रियली में चुंबक ही है, हम तो खींचे नहीं जा रहे हैं, हमको कहाँ खींच रहा है, या हम धातु को लोहा को छोड़ देते हैं, ये काहे नहीं चल जाता है उत्तर की ओर, पृथ्वी के उत्तर की ओर क्यों नहीं चल जाता? तो बोला गया कि देखिए पृथ्वी में चुंबकत्व गुण है, लेकिन ये बहुत धीरे काम करता है। लेकिन इसको अगर साबित करना है कि पृथ्वी में चुंबकत्व गुण है कि नहीं है, तो इसके लिए 3-4 थ्योरी है, जैसे कि आपको लिखवाओगे हम। पहला पॉइंट क्या देता है इसमें कि जब भी हम क्षार या क्या बोलते हैं बार मैग्नेट को, क्षौर चुंबक को ऐसे स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं ना, तो ये कभी भी हमेशा किधर से किधर रुक जाता है, उत्तर से दक्षिण की ओर रुक जाता है, ठीक है ना। मतलब इससे भी तो ऐसे भी तो रुक सकता था, लेकिन ऐसे ना रुक के ऐसे रुकता है। इससे पता चलता है कि इसको अपनी ओर खींच के रखा है और ये इसको अपनी ओर खींच के रखा है। और चुंबक है तो चुंबक को खींचने वाला और क्या हो सकता है, चुंबक ही हो सकता है, जो कि नॉर्थ और साउथ पोल के कारण होता है। तो इससे एक ये पुष्टि करता है कि क्षौर हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर रुकी रहती है, ठीक है ना, एक इससे साबित होता है। दूसरा, आप किसकी संगत में, आप जिसकी संगत में रहते हैं आप में वैसा गुण आ जाता है। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी में अगर हम किसी धातु को उत्तर से दक्षिण दिशा में जमीन के अंदर रख देते हैं, उसको विस्थापित कर देते हैं, तो वो कुछ सालों बाद इसमें भी चुंबकीय गुण आ जाता है, और जिसे पता चलता है कि यह चुंबक के संपर्क में था, इसीलिए यह भी चुंबकीय गुण इसमें आ गया है। इसका मतलब कि पृथ्वी में चुंबकीय गुण है, इससे साबित होता है। एक और साबित होता है क्या, चुंबक के कारण एक उदासीन बिंदु प्राप्त होता है। उदासीन बिंदु क्या होता है, देखिए अगर हम कोई चुंबक लेते हैं जिसका नॉर्थ और ये साउथ आता है, ठीक, तो हम जानते हैं कि नॉर्थ पोल किधर निकलता है, नॉर्थ से साउथ ऐसे जाता है ना, नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगा, या इसी में अगर रहेगा तो नॉर्थ से निकलेगा साउथ की ओर प्रवेश करेगा। तो एक ऐसा बिंदु होता है, अगर यहाँ भी हम नॉर्थ रख दें तो चुंबक के कारण एक ऐसा ही दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो हाई वाला जो बीच वाला एरिया हो जाएगा ना, ये उदासीन बिंदु का काम करेगा, मतलब यहाँ पे कोई भी बल नहीं लगेगा। और ये कब होगा, जब एक चुंबक हो और दूसरा चुंबक होगा तबे ना। और पृथ्वी और हमको पृथ्वी पर उदासीन बिंदु मिलता है, तो इससे पता चलता है कि हमारे पास तो चुंबक है, अब इसको उदासीन करने वाला एक कोई ना कोई है। तो ये 3 तर्क है जो बताते हैं कि पृथ्वी में चुंबकीय गुण है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे एक चीज, चलिए ये क्या है हमारी, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में कुछ। ये है हमारी वाइट लिखे हैं, ये है हमारी पृथ्वी, धरती मैया, ठीक है ना, धरती है ये, ऐसे ही गोल मान लीजिए ये धरती है। अब इस धरती पे क्या क्या होंगे, धरती की अगर बात करते हैं तो धरती पे आपके 2 अक्ष मिलेंगे। देखिए एक बात कर लेते हैं इसकी, एक ऊपर और एक नीचे, ऐसे आप पृथ्वी को आधा आधा 2 भाग में बांटिएगा। तो एक ये भाग बढ़ता है, ऐसे, तो ये पृथ्वी का भौगोलिक है, भौगोलिक रूप से आप देखिएगा तो भौगोलिक यानी कि भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। इसको अगर हम बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे GN, जी मतलब ग्राफिकल या जियोग्राफिकल, और N मतलब नॉर्थ। ऊपर वाला नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ। तो इसको हम लोग बोलेंगे भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, GS, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। और भौगोलिक को ये है ऊर्ध्वाधर रेखा, ऐसे ऊर्ध्वाधर। तब पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव, उत्तरी भौगोलिक ध्रुव और दक्षिणी भौगोलिक ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम लोग बोलते हैं भौगोलिक अक्ष। क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप लोग, भौगोलिक अक्ष। क्या बोलते हैं, भौगोलिक अक्ष बोलते हैं, ठीक। और पृथ्वी के देखो ये है उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। उसी प्रकार पृथ्वी को आधे आधे बांटने वाले एक बीच वाली रेखा होती है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बांटता है ईस्ट वेस्ट में बांटता है। पृथ्वी को बराबर 2 भाग में बांटने वाली इस रेखा को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको बोल सकते हैं हम लोग विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, या इसको हम बोल सकते हैं विषुवत अक्ष, ये भी बोल सकते हैं,
तो विषुवत रेखा हो गया। अब ये क्या हो गया, ये पृथ्वी का हो गया भौगोलिक दृष्टिकोण से। लेकिन बता के गए हैं कुछ लोग, विद्वान लोग बता के गए हैं कि पृथ्वी के अंदर चुंबकीय गुण है, और चुंबकीय गुण है तो हम कल्पना कर लेते हैं, जैसे कि सर विलियम गिलबर्ट साहब ने किया था, कल्पना कर देते हैं कि इसके अंदर एक चुंबक है, क्षण चुंबक। लेकिन एक याद रखिएगा, पृथ्वी का नॉर्थ पूरा नॉर्थ में नहीं है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है, और अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण अगर हम यहाँ खड़े हैं तो ये हम बोलते हैं कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ऐसा नहीं होता है। नॉर्थ जो होता है ना इधर होता है, कोना में होता है, ठीक है ना। तो हमारी पृथ्वी झुके होने के कारण थोड़ा सा इसमें बदलाव होती है। तो अगर आप भौगोलिक अक्ष को सीधे मान रहे हैं, तो अगर आप चुंबक को खड़ा कीजिएगा तो चुंबक पूरा ऐसे न रुक करके, जैसे ऐसे चुंबक को करते हैं तो चुंबक पूरा ऐसे न रुक करके ऐसे रुकेगा, ठीक, थोड़ा सा तिरछा। अब इसके लिए हमको बनाना पड़ेगा, एक दूसरे कलर लेते हैं, इस कलर का उपयोग। देखिए यहाँ से हम एक चुंबक की कल्पना कर लेते हैं, यह एक प्रकार की क्षौर चुंबक जो कि गिलबर्ट साहब ने किया था। देखिए, और अगर ये क्षौर चुंबक है तो क्षौर चुंबक का जानते हैं ये होता है कौन सी, नॉर्थ। अच्छा एक और बात होती है, भौगोलिक उत्तरी अक्ष है यानी भौगोलिक, और ये दक्षिणी वाले ये उत्तर। अच्छा ये बताओ, अगर ये उत्तरी ध्रुव है तो चुंबक का ये उत्तर होगा कि साउथ, मतलब दक्षिण होगा? दक्षिण होगा, क्योंकि जानते हैं कि उत्तर और दक्षिण एक दूसरे को, उत्तर और दक्षिण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और सामान्य एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे उत्तरी ध्रुव नहीं आएगा, यहाँ पे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव आएगा। इसको हम लोग बोलेंगे MS, मैग्नेटिक S, ठीक है ना, मैग्नेटिक साउथ, मतलब चुंबकीय ध्रुव का कौन सा अक्ष, उत्तरी दक्षिणी अक्ष, ठीक है ना। और इसको बोलेंगे हम लोग उत्तरी अक्ष, यानी इसको बोलेंगे चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। उत्तरी है कि दक्षिणी, हाँ ये होगा उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। और इसको बोलेंगे चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, ठीक। अब जिस प्रकार आप पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण को मिलाए हैं, उसी प्रकार हम चुंबक के उत्तर और दक्षिण को मिलाएंगे तो हाई वाला जो बीच वाली रेखा हो जाएगी, इस बीच वाली रेखा को हम लोग बोलेंगे, इस बीच वाली रेखा को हम लोग बोलेंगे चुंबकीय अक्ष। जैसे इसको आप बोले ना भौगोलिक अक्ष, पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और पृथ्वी के भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, भौगोलिक अक्ष। उसी प्रकार चुंबक के दक्षिणी ध्रुव और चुंबक के उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली जो सरल रेखा होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे चुंबकीय अक्ष, यानी पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष। ओके। अब जिस प्रकार आप इसको लंबवत ऐसे काटे हैं क्षैतिज में, उसी प्रकार अगर आप इसको काटेंगे तो ये कैसे जाएगा, तो ये जाएगा कुछ ऐसे, देखो हाई ऐसे है ना, इस तरीके से, और इसके लंबवत ऐसे जाएगा कि नहीं, ऐसे ये सीधा किए तो इसके आधा ऐसे, और ये ऐसे तो इसका आधा ऐसे होगा, ठीक। तो ये वाला जाएगा गुजरेगा तो ऐसे जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो गया चुंबकीय अक्ष, ठीक है। एक और नाम से जानते हैं इसको हम लोग, भौगोलिक है ना, तो इसको अगर ऊपर करेंगे ऐसे ऊपर की ओर, तो विषुवत रेखा, ये भौगोलिक अक्ष है, हाई ऊर्ध्वाधर होता है, हाई जो तल होता है ना ऊर्ध्वाधर होता है, हाई किसका तल है, पृथ्वी का है ना। तो विषुवत रेखा को यहाँ पे एक नाम दे सकते हैं भौगोलिक यामोत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर, ठीक है। और हाई वाला जो अक्ष गया है इसको हम लोग बोलेंगे चुंबकीय यामोत्तर, चुंबकीय यामोत्तर, योत्तर, ठीक। और भौगोलिक और चुंबकीय यामोत्तर के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग बोलते हैं दिक्पात कोण, लिखवा है दिक्पात कोण। तो भौगोलिक और चुंबकीय यामोत्तर के बीच में जो कोण बनेगा, इस वाला कोण को या इस वाला कोण को, तो हम इसको बोलेंगे दिक्पात कोण। एक और है भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, यानी भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच में हाई एक कोण बनता है, और इस कोण का मान कितना होता है, मतलब कितना डिग्री पे पृथ्वी झुकल है, और एक चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबक के कारण और पृथ्वी के अक्ष के कारण यहाँ पे कोण बनता है जिसका मान हमेशा होता है 11.30 डिग्री, यानी 11 डिग्री 3 मिनट इसको पढ़ते हैं हम लोग।
जैसे बोल सकते हैं 11 डिग्री 3 मिनट ऐसे, ठीक है ना। तो पूछा जाएगा भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, सॉरी भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच में कितना का कोण बनता है? 11.3 डिग्री या 11 डिग्री 3 मिनट ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? भौगोलिक अक्ष कहलाती है, ठीक है। और इसमें ये वाला पृथ्वी का जो नॉर्थ साउथ होगा उसको बोलेंगे भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी का दक्षिण भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, यहाँ से चल के यहाँ आया रेखा तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा भौगोलिक अक्ष। चुंबकीय गुण भी होता है, तो चुंबक को हम क्षण चुंबक मानते हैं, तो क्षण चुंबक यहाँ नॉर्थ है, पृथ्वी का नॉर्थ है तो यहाँ चुंबक का साउथ होगा और यहाँ चुंबक का नॉर्थ होगा, एक दूसरे का उल्टा। और इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है वो होता है 11.3 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे भी अलग अलग रेखाएं होती है, इसको बोलते हैं भौगोलिक यामोत्तर, इसको भौगोलिक यामोत्तर बोल सकते हैं। और ई वाला का जो आधा आधा बांट रहा है इसको बोल सकते हैं हम लोग चुंबकीय यामोत्तर। भौगोलिक और चुंबकीय यामोत्तर के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को हम लोग नाम दे सकते हैं दिक्पात कोण, दिक्पात कोण, ठीक है। ये चलिए समझ में